चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 7 दिसंबर है आज। तो 7 दिसंबर है, इसके साथ इन क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे आज। भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया? किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की है? भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की? हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया था? इन क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे, एक एक करके हम जानेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने के पहले हम आ जाते हैं, देख लेते हैं 7 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी देश और दुनिया के इतिहास में। इनको हम देखेंगे एक एक करके। तो 7 दिसंबर के दिन सन 1825 में भाप से चलने वाला पहला जहाज एंटरप्राइज कोलकाता पहुंचा था। तो भाप से चलने वाला पहला जहाज जो है, पानी वाले जहाज की बात हो रही है यहाँ पर, एंटरप्राइज नाम का, कोलकाता पहली बार पहुंचा था, जो कि अंग्रेज सरकार के द्वारा चलाया गया था। सन 1856 में देश में पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदू विधवा का विवाह कराया गया था। सन 1889 में विश्व में वर्तमान रूप की पहली गाड़ी बनाई गई थी। जो अभी हाल ही में जैसी गाड़ियां हमको दिखाई देती हैं, कार जो है, वर्तमान स्वरूप की गाड़ियां जो है पहली बार 1889 में बनाई गई थी। सन 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आज ही के दिन जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर मशहूर हवाई हमला किया था। इसके बाद से ही दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका पर पर्ल हार्बर पर हमला किया था। इसके बाद से ही फिर अमेरिका ने फिर जापान में एटम बम, परमाणु बम गिराने की यहाँ पे तैयारी चालू कर दी थी, और उसके बाद आगे चल के फिर उसने परमाणु बम गिराए थे जापान पर, अमेरिका ने। सन 1949 में आज ही के दिन भारतीय सशस्त्र बल फ्लैग डे मनाया जाता है। सन 1992 आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहली बार कोई वनडे मैच खेला गया था। तो दोस्तों आज मंडे है, कल संडे था। संडे को रेगुलर हमारी क्लास रहती नहीं है, इसलिए हम 6 दिसंबर को भी जान लेते हैं क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 6 दिसंबर के दिन सन 1732 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का जन्म हुआ था। तो हमारे लिए काम की चीज यहाँ पर यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, जिनका जन्म 1732 में हुआ था। सन 1907 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित डकैती की पहली घटना चिंगरीपोटा रेलवे स्टेशन पर हुई थी। सन 1956 में एक बहुजन राजनीतिक नेता और भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 1956 में निधन हुआ था 6 दिसंबर के दिन। इसको महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। सन 1958 में सन 1978 में स्पेन के नागरिकों ने 40 साल के तानाशाही शासन के बाद लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदान किया था। पहली बार मतदान हुआ था स्पेन में 1978 में। सन 1992 में अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को उग्र हिंदू कार सेवकों ने गिरा दिया था, जिसके बाद पूरे भारत में कई राज्यों में दंगे भड़के थे। और इसी से ही संबंधित आगे चलकर जो मुंबई जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसके तार भी इसी से ही जुड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पे मुंबई मुस्लिमों की जो मस्जिद थी वो हिंदुओं ने गिरा दी थी। इसको देखते हुए फिर मुस्लिमों ने हिंदू जो बस्तियां थी वहां पे, और जो बहुत अच्छे प्रमुख जो जगह मानी जाती है मुंबई में, चाहे वो BSc का ऑफिस हो गया या फिर और भी कई जगह पे जहाँ पे बम ब्लास्ट किए थे, कार बम ब्लास्ट मेन प्रमुख था वहां पे, जो कि मुस्लिम नेताओं ने और मुस्लिम आतंकवादी संगठनों ने किए थे मुंबई में। इस ये प्रतिक्रिया किसकी थी? अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद जो कांड हुआ था, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में यहाँ पे किए गए थे दाऊद इब्राहिम के थ्रू।
तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 7 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, 6 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी के सभी मुख्य पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए? किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों को और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं? ऑप्शन है आपके पास, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए। मेरा नाम ऋतुराज रोहितास है और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं स्टार्टिंग में आपको पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि यही ज़रूरी है। तो वापस आते हैं, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं? चलिए इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी जांच एजेंसियों, केंद्रीय जांच एजेंसी जिसको सीबीआई भी बोला जाएगा, और सभी पुलिस स्टेशनों के कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। ये जो आदेश जो है वो 2 दिसंबर को जारी किया गया, जिससे पूरे देश भर के थानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशक निदेशालय ईडी जिसको बोला जाता है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए समेत जांच एजेंसी के ऐसे दफ्तरों में सीसीटीवी व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं जिनके पास गिरफ्तारी करने व पूछताछ करने की शक्ति होती है। तो यहाँ पे उन सभी थानों को या सभी कार्यालयों को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लगाने के लिए स्ट्रिक्टली निर्देश दिए गए हैं, जहां पर वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रख सकते हैं और उनसे पूछताछ कर सकते हैं, इंटेरोगेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व इंटेलिजेंस विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय समेत ज्यादातर जांच एजेंसियां सहित देश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि भाई बहुत सी ऐसी शिकायतें आ रही थी, जिसको देखते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दिया है कि भाई आप किसी को गिरफ्तार करके लाते हो और साथ ही साथ में अगर पूछताछ करते हो तो आपके पास पूरी उसकी रिकॉर्डिंग रहनी चाहिए, जो कि हम उसको मॉनिटर करेंगे। कल के दिन अगर कुछ दुर्घटना होती है तो इसके लिए हम आपसे ये चीज मांगेंगे और आपको ये चीज देनी पड़ेगी। इसलिए ये स्ट्रिक्टली निर्देश दिए गए हैं कि आपको सीसीटीवी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगी। चलिए आगे बात करेंगे, भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया? ऑप्शन है आपके पास, एवरेस्ट, एमडीएच, एमटीसी, एमटीआर या फिर कैच। चलिए इसका आंसर है एमडीएच। एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी। ये आप फोटो देख रहे होंगे, इन फोटो को देख के आपको याद आ ही गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने दम पर एक छोटी सी कंपनी से एक बहुत बड़ा व्यवसाय, बहुत बड़ा ब्रांड बनाया और सिर्फ क्या मसाले बेचा करते थे, जिनका 3 दिसंबर सन 2020 को निधन हो गया। इससे पहले धर्मपाल गुलाटी कोरोना वायरस से संक्रमित थे, परंतु ये ठीक हो गए थे। उसके बाद उनको 3 दिसंबर को हृदयाघात हुआ, हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। धर्मपाल गुलाटी, जिनको दादाजी, मसाला किंग, किंग ऑफ स्पाइस और महाशय जी के नाम से भी जाना जाता था। उनका मसाले का कारोबार धीरे धीरे बहुत फैला और वे अक्सर अपने उत्पादों का ऐड खुद ही करते थे। उन्हें अक्सर टीवी पर अपने मसालों के बारे में बताते हुए देखा जाता था। उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज एड स्टार भी माना जाता था। और उनका इसके बारे में ये तर्क था कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मेरे अलावा और कौन जान सकता है, तो मैं क्यों किसी दूसरे को यहाँ पे मौका दूं कि आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, उसका एडवर्टाइजमेंट करिए, उसके बारे में बताइए। मैं जानता हूँ अपने प्रोडक्ट को अच्छे से, तो मैं ही बताऊंगा उसको। तो उनका ये मानना था। इसी के साथ साथ ये ऐसे दुनिया के पहले व्यक्ति थे जो कि सबसे उम्रदराज थे, जो कि एड स्टार थे। चलिए आगे बात करेंगे, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने का
प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार। चलिए आंसर दीजिए कमेंट में। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? चलिए इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इस 2 दिसंबर 2020 को कैबिनेट ने जाति के आधार पर सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य में जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों जैसे कि ब्राह्मणवाड़ा, महारवाड़ा, ढोर-बस्ती, बौद्धवाड़ा, माली गली, मांगवाड़ा का नाम बदलकर समता नगर, भीमनगर, ज्योति नगर, साहू नगर और क्रांति नगर कर दिया गया है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो जातिगत कॉलोनियां थी, जातिगत नामों पर आधारित जो कॉलोनियां थी, उनको यहाँ पर बदल दिया है, उनका नाम बदल दिया है और उनके सम्मान में यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ोतरी की है कि भाई उनको जाति के नाम पर कैटेगराइज करके, उन जो बस्तियां हैं उनको जाति के नाम पे कैटेगराइज नहीं करना है, उनका हम नाम बदल देते हैं। तो नाम चेंज कर दिए समता नगर, भीमनगर, ज्योति नगर, साहू नगर, क्रांति नगर आदि। किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है आपके पास असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर झारखंड। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? द्वारे सरकार। दोस्तों आपसे मेरा फिर से निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। क्योंकि जो हमारी क्लास है रोज सुबह 6 बजे रहती है और साथ ही साथ तो मैं आपको रोज शाम को 7 से 8 के बीच में आपको करंट अफेयर्स के डिटेल एनालिसिस लेकर आता हूं, जिसको आप देखना ना भूलिए, जिसमें आपको सारी चीजों को, जो दिन भर में जो भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, राजनीतिक हो, चाहे अर्थव्यवस्था से संबंधित, सारी हम उसको डिटेल में स्टडी करते हैं और उन्हीं से ही हम करंट अफेयर्स के क्विज बना के लेकर आते हैं, जिसको हम अगले दिन स्टडी करते हैं सुबह 6 बजे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर झारखंड। चलिए इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने अपने राज्य में विभिन्न सरकारी कार्यालयों की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए इस 1 दिसंबर 2020 को द्वारे सरकार कार्यक्रम नाम से एक विशाल आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य पश्चिम बंगाल की जनता तक 11 सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बंगाल सरकार का यह कार्यक्रम फिलहाल 30 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। यह कार्यक्रम 4 चरणों में संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक काम होगा। किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण का सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर जर्मनी। चलिए इसका आंसर दीजिए। बौद्धिक संपदा परीक्षा एवं संरक्षण के सहयोग के लिए किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए हमारे साथ, भारत देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? चलिए इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका और भारत ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग और दोनों देशों में आईपी से मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही मतलब होता है बौद्धिक संपदा सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और अमेरिका के बीच इसके पूर्व हस्ताक्षरित समझौते 9 वर्ष पूरा हो चुका था। एक्चुअली ये जो समझौता है हर 10 वर्ष रिन्यू किया जाता है। इसके पहले जो भारत और अमेरिका के बीच में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बीच में जो सिस्टम था, जो बौद्धिक संपदा परीक्षण संरक्षण जो था, उसके ऊपर समझौता हस्ताक्षर हुए थे, उसको 9 साल हो चुके थे और इसकी जो बोल सकते हैं जो वैलिडिटी है वो खत्म होने वाली थी। तो वापस इसको रिन्यू करने के लिए यहाँ पे हमने फिर से सिग्नेचर किए हैं और आगे उसको आने वाले समय के लिए 10 साल के लिए हमने उसको आगे बढ़ा दिया है। इस समझौते के तहत दोनों देश पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और भौगोलिक संकेत जैसे क्षेत्रों में आने वाले 10 वर्षों तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों को हासिल करने, उन्हें अपने देश में लागू करने और उन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं।
भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो आपको बताना है किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य के अंदर ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन गेमिंग होती है आजकल बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैल गई है, तो बहुत से जो कंपनियां हैं और जो इंडिविजुअल लोग भी हैं वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड लगातार कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन लोग सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं बच्चों को। जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग में एडिक्टेड हो जाते हैं, और कुछ बड़े बच्चे भी हैं जो कि ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं गेम को लेकर, तो वो कुछ ऐसे गेमों में एडिक्टेड हो जाते हैं जिससे वो पैसों का दुरुपयोग भी कर देते हैं, और साथ ही साथ में बहुत सी घटनाएं भी अभी बीच में हो रही हैं, सुसाइड की घटनाएं हो गई या फिर कुछ आपराधिक घटनाएं भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो ये गेम में भी कुछ कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्विंग रहता है यहाँ पे। इसको देखते हुए भारत के कौन से राज्य ने अपने गेम पे, ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है, आपको ये बताना है। चलिए, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 1 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित किया। ध्वनि मत क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ध्वनि मत एक्चुअली में होता क्या है, कोई भी विधेयक जो है अगर सरकार पारित करती है विधानसभा या लोकसभा में, तो उसको उसमें वोटिंग होती है। वोटिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है। नंबर एक होता है ध्वनि मत, ध्वनि मत, या फिर उसको बोल सकते हैं अपन साउंड प्रोसेस। दूसरा जो होता है वो होता है वोटिंग, सिंपली वोटिंग जिसको बोलते हैं, वोटिंग, सिंपली वोटिंग होती है। और तीसरा एक और होता है, तीसरा तरीका होता है जिसमें हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप से मतलब ये कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हमको ये चीज पसंद है। मतलब ये अगर कोई ऑप्शन उठाया गया है, कोई अगर वोटिंग हो रही है किसी टॉपिक के ऊपर, तो अगर आप इसके पक्ष में हैं तो आप पक्ष वालों के साथ में खड़े हो जाइए, और अगर विपक्ष में है तो विपक्ष वालों के साथ में खड़े हो जाइए, और फिर वहां पे काउंटिंग होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सिंपल तरीका यहाँ पे चुना गया है। किसी भी जो मत है, मतलब कोई भी विधेयक अगर पारित किया जाता है तो वहाँ पे तीन तरीके होते हैं। एक होता है ध्वनि मत, साउंड। साउंड से मतलब आपको डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, आप बताइए। तो नॉर्मली आदमी बताते हैं, जो वहां पे विधायक या सांसद रहेंगे वो बताएंगे कि भाई हम इस विधेयक के पक्ष में हैं या ऑपोजिट में हैं, विपक्ष में हैं, तो वो बताते हैं। तो ऐसे काउंटिंग होती है। दूसरा होता है वोटिंग, जहाँ पे वोटिंग जो होती है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, और यहाँ पे जैसी भारत सरकार की तरफ से जो वोटिंग कराई जाती है बैलेट पेपर पे, वैसे ही बैलेट पेपर पे यहाँ पे वोटिंग कराई जाती है। और साथ ही साथ में तीसरे नंबर पे होता है वो ग्रुप में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे किस राज्य सरकार ने यहाँ पे प्रतिबंध लगाया? आंध्र प्रदेश ने प्रतिबंध लगाया है। अब इसके बाद इस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लग चुका है। चलिए आगे बात करेंगे। राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद उनके आत्महत्या कर लेने के कारण यह बिल पेश किया गया है। राज्य के गृह मंत्री के अनुसार ऑनलाइन गैम्बलिंग, जुआ समाज में आपराधिक व्यवहार को प्रेरित कर सकता है और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराधों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। इसको देखते हुए यहाँ पे बिल पेश किया गया, और यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिए गए। भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की है? ऑप्शन है आपके पास तंजानिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया या फिर सूरीनाम। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, उनमें क्या रहने वाला है। भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की है? चलिए इसका आंसर है सूरीनाम। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने, राजनीतिक संवाद को गहरा करने, मौजूदा प्रणाली के महत्व पर चर्चा करने के साथ साथ बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर विचार के आदान प्रदान किए हैं। इन दोनों देशों के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सूरीनाम का संयुक्त आयोग वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था। सूरीनाम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए वर्ष 1998 से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। आर्थिक क्षेत्र में इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कुल 228.49 मिलियन डॉलर था। तो लगातार 1998 से सूरीनाम जो है वो भारत की उम्मीदवारी स्थायी सदस्य में
स्थायी जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट है उसके लिए उम्मीदवारी के लिए समर्थन करता रहा है। और ऐसे भी बहुत से देश हैं जो भारत के लिए स्थायी सीट के लिए समर्थन करते हैं, परंतु हर बार चाइना जो है अपना वीटो पावर का यूज करके वहां पे इसको खत्म कर देता है। आंध्र प्रदेश द्वारा राज्य का एक्वाकल्चर सेक्टर इस राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग कितने करोड़ रुपए का वार्षिक योगदान देता है? आपको बताना है। आंध्र प्रदेश राज्य जो है एक्वाकल्चर सेक्टर इस राज्य की अर्थव्यवस्था में कितने करोड़ का यहाँ पे वार्षिक योगदान देता है? ऑप्शन है आपके पास 40,630 करोड़ रुपए, 60,680 करोड़ रुपए, या फिर 50,660 करोड़ रुपए, या फिर 45,343 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर है लगभग 5,660 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश असेंबली ने आंध्र प्रदेश म्युनिसिपल लॉज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 के साथ 3 अन्य बिलों को ध्वनि मत से पारित कर दिया। ध्वनि मत क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका। अभी इसमें पारित कर एक्वा सेक्टर मतलब यहाँ पे पानी से संबंधित बात हो रही है। एक्वा सेक्टर को मुख्य रूप से बढ़ावा देना जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 5 या 660 करोड़ रुपए का वार्षिक योगदान देता है। एक्वा सेक्टर कल्चर से मतलब यहाँ मछली पालन से है। राज्य के मत्स्य पालन मंत्री एस अप्पला राजू ने इस बिल के बारे में यह कहा कि एक्वा सेक्टर बिल में मछली फीड और बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के एक नियामक प्रणाली को स्थापित करने के प्रावधान था ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। एक्वा सेक्टर से संबंधित 3 बिल हैं, एपी फिश फीड क्वालिटी कंट्रोल बिल, एपी कल्चर बीड गुणवत्ता नियंत्रण संशोधन विधेयक और आंध्र प्रदेश मत्स्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020। मेघालय विद्युत वितरण क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए हाल ही में किस संस्थान ने 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? ऑप्शन है आपके पास एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। मेघालय विद्युत वितरण क्षेत्र के सुधार परियोजना के लिए हाल ही में किस संस्थान ने 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? चलिए इसका आंसर है एशियाई विकास बैंक, एडीबी जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और भारत सरकार ने मेघालय विद्युत वितरण क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, मुंबई, लाहौर या फिर काठमांडू। चलिए बताइए, हाल ही में यूएस का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है? चलिए इसका आंसर है लाहौर। अमेरिकी वायु गुणवत्ता AQI द्वारा जारी किए गए वायु प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार सांस्कृतिक राजधानी लाहौर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है। किस मंत्रालय द्वारा पीएम मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध नामक पुस्तिका जारी की गई है? ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। चलिए इसका आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर 30 नवंबर को पीएम मोदी और उनकी सरकार के सिक्कों के साथ विशेष संबंध नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसका उत्पादन सूचना और प्रसारण मंत्री के तहत ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन के द्वारा किया गया। दोस्तों आज हमने देख लिया 7 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, 6 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, और साथ ही साथ में आज के हमने करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखे। आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए, और साथ ही साथ में शाम को 7 से 8 के बीच में जो मेरा डिटेल करंट अफेयर्स का एनालिसिस आता है उसको देखना ना भूलिए। थैंक यू।